नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद में आप सभी का रियल न्यूज़ बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ लिटिल गुरु और हमारे साथ जाने माने शिक्षाविद सह समाज सेवी कौशल सिंह जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल जी, वैसे तो आप मोतिहारी के रहने वाले हैं और ढाका की धरती पर आपने बहुत समय दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। ढाका की धरती को बहुत नज़दीक से जानते हैं। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे एग्जिट पोल को लेकर के, एग्जिट पोल कह रहा था कि महागठबंधन जीतेगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ एनडीए बनाता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे सर? हम लोग शुरू से ही, जब से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई थी, तब से ही जो भी लोग थे उन लोग को हमने यह कहना शुरू कर दिया था कि बिहार की धरती राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत रही है। पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया को बिहार के लोग जो है राजनीतिक दिशा देने का काम करते हैं। तो पवन जायसवाल जी, जो कि ढाका से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी थे, जिनके पक्ष में हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने मेहनत किया है, हमारे से बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया है, तो हम लोग पहले दिन से आश्वस्त थे कि ढाका के लोग बदलाव चाह रहे थे। चूँकि वहाँ पे विकास बनाम विनाश की लड़ाई थी, तो इस लड़ाई में ढाका के लोगों ने और पूरे बिहार के लोगों ने एनडीए को चुन करके विकास को चुना है। इसलिए पूरे बिहार के लोग और ढाका के विधानसभा के सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। सभी लोगों ने एक उचित निर्णय लिया है, जिससे कि बिहार का विकास का रास्ता प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो लोगों ने वहाँ पर पिछले बार नहीं मैंडेट दिया था पवन जायसवाल जी को। जी। तो ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से लोगों ने पवन जायसवाल में फिर विश्वास जताया है? देखिए सर, 5 साल पहले जो आपका अभी हम लोग 20 में हैं, 2015 के चुनाव में लोगों ने पवन जायसवाल जी को मैंडेट नहीं दिया। 2010 में पवन जायसवाल जी निर्दलीय वहाँ से जीते थे, 1700 वोटों से निर्दलीय जीते थे पवन जायसवाल जी। उसके बाद 5 साल उनके कामों को लोगों ने देखा, नया चेहरा आता है। एक निर्दलीय प्रत्याशी भी आए थे बीच में, जिन्होंने बहुत सारे कारण थे, बहुत सारा समीकरण था, जिसके कारण लोग कुछ झांसे में आ गए थे। और 5 साल जो अभी का टाइम बीता है आपको 2015 से लेकर 2020 का, उसमें विकास कहीं नहीं हुआ है, जिसको लोगों ने देखा है, परखा है, और वह देखने परखने के बाद उन लोगों ने उचित निर्णय लिया है। बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि विकास कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ जातीय समीकरण पर लोग जीतते और हारते रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आज के समय में आप? मैं आज के समय में जातीय समीकरण पे भले लोग राजनीतिक पार्टियां टिकट देती होंगी, लोग सोचते होंगे, लेकिन अंततः बिहार के लोग जो है वह मुद्दा विकास को ही बना लेते हैं। अगर राजनीतिक समीकरण और जातीय समीकरण लोग देखते हैं, तो जिस हिसाब से समीकरण से प्रत्याशी भेजे जाते हैं, उसी हिसाब से सभी दल अपने अपने उसी जाति के प्रत्याशी को देते हैं जो जिनका बाहुल्य उस विधानसभा में होता। उदाहरण के लिए हम लोग किसी एक विधानसभा को लेते हैं कि वहाँ से किसी खास जाति के प्रत्याशी को देती है बीजेपी, तो बाकी अपोजिशन भी उसी खास जाति के लोगों को ही टिकट देती है। तो यह कोई मुद्दा बिहार के लोगों के लिए हुआ नहीं है, क्योंकि अब बिहार के लोग भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब लोग अब शिक्षित वर्ग है, युवा वर्ग बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ 40% जो है वह युवा वर्ग है बिहार में, वोटर जो है। तो अभी ऐसा कोई हमारे हिसाब से जातिगत कोई भूमिका नहीं रही है। जब विकास की बात कर रहे हैं, 2010 में विधानसभा पहुंचे पवन जायसवाल, ढाका के आप सरजमी पर काम कर रहे हैं। आपने कहा कि हमने इस बार भी काम किया है आपने। मेरे सवाल ज़्यादातर वहीं से होंगे, क्योंकि इससे पहले हमारे जितने भी मेहमान रहे हैं, हमने अभी बिहार विधानसभा की बात की है, तो हम आपसे जुड़े तो ढाका की ही बात कर लेते हैं। ढाका में वो जीते 2010 से 2015 के बीच में। कहा जाता है कि इतना काम करने के बाद अगर पूरे बिहार में किसी विधायक ने अपने कार्यकाल में काम किया है तो वो है पवन जायसवाल। तो इतना विकास करने के बावजूद भी ढाका की जनता उनको नहीं चुनती है। वही मेरा क्वेश्चन मार्क वही था कि एक विकास पुरुष होने के बावजूद भी जनता ने 2015 में उनको नहीं चुना। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण तो है, जैसा कि आपने कहा कि एक निर्दलीय, मैं नाम लेकर के कहना चाहूँगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर राजनीतिक बातें ही कर रहे हैं, हम लोग कोई छुप के बात नहीं कर रहे हैं। रामपुकार सिन्हा जी पिछली बार लड़े थे, और जो समीकरण है जातीय समीकरण है, उसमें कुशवाहा समाज की एक अहम भूमिका होती है आपके ढाका विधानसभा, जो घोड़ासान बाहुल्य क्षेत्र है कुशवाहा समाज का। और रामपुकार सिन्हा जी जुड़ते हैं और 25,000 समथिंग वो वोट काट ले लेते हैं और एक उभर करके निकल के आते हैं। क्या आप उस जातीय समीकरण को नहीं मानते हैं कि शायद वहाँ से माइनस में चले गए पवन जायसवाल? और इस बार जैसा सुनने को आ रहा है कि कुशवाहा समाज ने पिछली गलती को भुला दिया और इस बार पवन जायसवाल को वोट किया, इसलिए वो आगे जा रहे हैं। सही बात। देखिए, आपने जो ये जातीय समीकरण गिनाया है ढाका का, यह बिल्कुल सही है।
चूँकि उम्मीदवार नया था, और कोई भी उम्मीदवार जब नया आता है तो लोगों का थोड़ा सा भरोसा उसके प्रति बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर एक बार और हम बताना चाहेंगे कि उस समय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हमारे हैं और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ चुनाव लड़ रही थी, तो एक वह भी कारण बना था कि लोगों का विश्वास जो है मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमेशा से रहा है, क्योंकि 15 साल से बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनके शासन में यहाँ पे सुशासन की सरकार चल रही है। तो पवन जायसवाल जी वहाँ से भाजपा के उम्मीदवार थे और अपोजिशन में जदयू और राजद गठबंधन से हमारे जो अभी के वर्तमान विधायक हैं वो हैं, और एक तीसरा नाम जो आपने लिया वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहाँ पे थे। और इन लोगों का क्या काम था कि अपने जातिगत लोगों को किसी तरह से भरमा करके, बहला करके, फुसला करके और अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन इस बार वह सब जो भी इन लोगों का किया धरा था, जो समीकरण बनाए थे, जो भी झांसा में लोगों को ले लिए थे, सब लोग उस बात को समझ गए, क्योंकि ये 5 साल में कोई भी आदमी काम करने का वहाँ पे ना कोशिश किया है और ना काम किया है, चाहे वो कोरोना का समय हो या बाढ़ का समय हो या प्रवासियों को आने जाने का समय हो, हमेशा पवन जायसवाल ही वहाँ पे खड़ा। अच्छा, एक समीकरण और इसमें जुड़ रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार महागठबंधन में नीतीश कुमार यानी कि जदयू थी और आरजेडी का गठबंधन था, और उसके साथ अन्य पार्टियां कांग्रेस हो गई। इस बार में जदयू उससे अलग है। ढाका विधानसभा में जदयू के जो वोटर्स हैं इस बार वो पवन जायसवाल को वोट कर रहे हैं, वो भी प्लस पॉइंट है, प्लस हुआ है वहाँ जी, प्लस पॉइंट है, तो वो वोटर्स तो प्लस हुए हैं जी। तो क्या उससे भी एक कारण मारा जाए आगे रहने का? कारण तो बहुत सारा है, लेकिन इसका मुख्य कारण अगर आप देखेंगे तो व्यक्तिगत रूप से पवन जायसवाल जी जो काम किए हैं, अभी आप हम और आप सब लोग वैश्विक महामारी कोरोना से गुजरे हैं, और कोरोना के काल में आप पता कर लीजिए कि अगर बिहार में अगर किसी का नाम आएगा 10 नाम 5 नाम, तो उसमें से ढाका के विधायक जो रह चुके हैं पवन जायसवाल जी, उनका भी नाम आएगा। आप ढाका के सरजमी पे जाइए, वहाँ के लोगों के बीच में आप सर्वे करा के देख लीजिए कि बाढ़ और अभी जो कोरोना बीता है, इसमें एक और एकमात्र नेता पवन जायसवाल ही लोगों के साथ खड़ा था, चाहे पवन जायसवाल खुद हो या उनके कार्यकर्ता हैं, तन मन और धन से। अच्छा, अभी लगभग 25,000 वोटों से वो आगे हैं अभी की गिनती में, लेकिन 30% वोटों की गिनती हुई है इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग। अभी 70% की गिनती होने वाली है और घोड़ासान विधानसभा से गिनती शुरू होती है, और कहा जाता है कि घोड़ासान विधानसभा से पवन जायसवाल हमेशा बढ़त लेके आते हैं, ढाका में पिछड़ जाते हैं। तो क्या फिर से ऐसा सीन बन सकता है क्या? नहीं, ढाका के लोगों ने तो पहले से ही मन बना के रखा है कि इस बार पवन जायसवाल जी को बहुत भारी बहुमत से आगे बढ़ेंगे। आप देखते रहिए, जैसे जैसे आपका राउंड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बढ़त बढ़ेगा, घटने की तो कोई बात ही नहीं है। ढाका के लोगों ने तो मन ही बना लिया शुरू से कि हमको बदलाव लाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कौशल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यह हमारे साथ थे कौशल सिंह जी, शिक्षाविद और समाजसेवी, और हम आप सभी से इसी के साथ विदा लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पुनः हम आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।